Hello everyone. Today we will study the fourth chapter of political science which is alternative centers of power सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो लास्ट क्लास में हमने अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ा है कि कैसे विश्व में सोवियत संघ के खत्म होने के साथ ही विश्व में बायपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया और पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व जो है वो स्थापित हो गया, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड की स्थापना हो गई और पूरे विश्व में अमेरिका जो है वो पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आया और इतना पावरफुल है कि उसे हरा पाना भी असंभव है। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि अमेरिका की शक्ति से भी बचा जा सकता है। तो कैसे? तो उसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाएगा या फिर कई शक्तिशाली देश क्या कर सकते हैं, मिल करके अमेरिका की शक्ति को चैलेंज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि विश्व में और भी अल्टरनेटिव पावर हैं जो कि यूएस को चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यूएस जो है पावरफुल कंट्री तो है ही, पर और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएस की तरह पावरफुल हो सकती है और विश्व में अपनी शक्ति को क्या कर सकती है, स्थापित कर सकती है। तो अल्टरनेटिव सेंटर के हम लोग कई एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स के एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, G20, G7 जैसे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अमेरिका के शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कि है यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ और आसियान। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन। और हम लोग यहाँ पर इनके बारे में जानेंगे कि क्यों ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं और इनका क्या उद्देश्य है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है चीनी अर्थव्यवस्था का उदय, राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा इंडिया एंड चाइना, इनका रिलेशनशिप जो हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और क्यों ये यूरोपियन यूनियन इतना शक्तिशाली हो सकता है और अमेरिका को क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते हैं जो कि 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और ये जो ये वॉर हुआ था ये पूरा यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसको क्या कर चुका था, ख़त्म कर दिया था, यानी कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और उसका जो सिस्टम था वो भी क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो गया था जिसके कारण कि यूरोप क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, वो सारे सिस्टम ख़त्म हो चुके थे। तो फिर से क्या करना था कि यूरोप का रिस्ट्रक्चर करना था। और ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या यूरोप में जो पहले जो जितने कंट्री थे वो एक साथ मिल कर के रहते थे, क्या वो फिर से हो पाएगा या फिर से वो दुश्मनी शुरू होगी या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्री थे और उन सबको बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नुकसान भी हुआ था। तो 1945 के बाद देखेंगे कि जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद यहाँ पर कोल्ड वॉर शुरू हो गया जो कि 1945 से 1991 तक चला और यह एक आइडियोलॉजिकल वॉर था जिसमें कि यूएसए और यूएसएसआर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे। और अमेरिका जो है अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए यूरोपीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए वो क्या कर रहा था, कदम बढ़ा रहा था। और उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट जो थे हैरी ट्रूमैन, उनकी एक थ्योरी आई थी, ट्रूमैन थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू उनकी थ्योरी क्या करना था कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की जो आइडियोलॉजी है उसको रोकना, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं ये अपनी आइडियोलॉजी के द्वारा जो है वो यूरोपियन कंट्री को अपने गुट में शामिल ना कर ले। इसीलिए यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को ना अपना ले, इसलिए अमेरिका ने क्या किया, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मार्शल प्लान जो कि 1947 में आया था उसके द्वारा इन देशों में फैल गया था, जो यूरोपियन कंट्री में गरीबी, बेकारी, भूखमरी और अव्यवस्था जो थी उसको सुधारने का प्रयास किया। और इसी मार्शल प्लान के द्वारा लगभग 1948 से 1952 तक ये मार्शल प्लान चलाया गया और लगभग 4 वर्षों तक क्या अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रियों को $12 अरब की सहायता की।
नेक्स्ट, और इस योजना के द्वारा ही यूरोपियन कंट्री की दशा में सुधार होना शुरू हुआ। और ये जो प्लान था, मैंने आपको बताया कि 1948 से 1952 तक चला और जो सफल भी रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमेरिका ने मार्शल प्लान के बाद यूरोपियन देशों में संबंध सुधारने का काम शुरू किया और उसके द्वारा संबंध भी सुधरे। इसके द्वारा ही हम लोग देखेंगे कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन या यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जिसके द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे को सहयोग करना शुरू किया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1949 में यूरोपीय परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप की स्थापना की गई और इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको क्या करेंगे, ये लोग अपनाएंगे। और ऐसा हो भी रहा था कि जितने भी यूरोपियन कंट्री थे वो क्या कर रहे थे, अमेरिका की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपना रहे थे। उसके बाद इन्होंने 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक संगठन बनाया जिससे ये आपस में व्यापार कर सके और एक दूसरे की सहायता कर सके। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये अमेरिका के मार्शल प्लान के द्वारा ये लगातार अपनी जो दशा है उसमें क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय पार्लियामेंट का भी गठन किया गया, जिसके चलते यहाँ का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो क्या होता गया, बदलता चला गया। फिर हम जानते हैं कि 1991 में 1991 में क्या हुआ था, यूएसएसआर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। किसके दौरान, शीत युद्ध के दौरान। और यूएसएसआर की कई कंट्री जो है वो यूरोपियन कंट्री में आना चाहती थी, क्योंकि वो भी क्या करना चाहती थी, डेवलपमेंट करना चाहती थी, जो यूएसएसआर के अंडर में रह कर के नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोग देखेंगे कि 1992 में यूरोपीय संघ का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो गठन कैसे हुआ था यूरोपीय संघ का, तो यहाँ पर 1992 में यूरोपीय संघ का गठन मास्ट्रिस्ट संधि, मास्ट्रिस्ट ट्रीटी जो कि 1992 में इसमें जितने देश जो हैं कि यूरोपीय संघ के साथ जुड़े, उन्होंने इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या किया था, साइन किया और इस संगठन से जुड़ गए। और इसी 1992 में यूरोपीय संघ का क्या हो गया था, गठन हो गया था। 1992 के बाद यूरोपीय संघ के साथ कई देश इससे जुड़े और ये एक विशाल राष्ट्र की तरह क्या करता है, काम करता है। और यूरोपीय संघ के जितने भी कंट्री है उनका अपना एक कॉमन क्या है, फ्लैग है, झंडा है, जिसमें 12 सितारे हैं, जिसमें एकता, सद्भावना और यूनिटी की बात साफ झलकती है उस झंडे के द्वारा। और इनका अपना नेशनल एंथम है, अपनी करेंसी है जो यूरो है, और अपना एस्टैब्लिशमेंट डे है जो कि ये लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। और ये जो करेंसी है इसके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ भी क्या कर सकते हैं, व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। और इस संघ की अपनी फॉरेन पॉलिसी भी है और अपनी डिफेंस पॉलिसी भी है जो कॉमन है, सारे यूरोपियन कंट्री की ये पॉलिसी कॉमन है और ये सारी चीज़ें भी इनकी क्या है, कॉमन है। और इनके द्वारा ये आसानी से व्यापार कर सकते हैं इस यूरो करेंसी के द्वारा। और इस संघ की अपनी इनका कहना है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है इनसे जुड़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और नए सदस्यों को जोड़ करके ये अपने आप को और क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपना विस्तार करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, वो कहाँ है, ब्रसेल्स में है। और इसमें 28 मेंबर हैं अब तक जुड़े हुए। तो ब्रिटेन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग होने का निर्णय इन्होंने लिया है। और ब्रिटेन से अलग होने के बाद इनकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने का निर्णय लिया था, पर चूंकि सभी यूरोपियन कंट्री के अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए यूरोपियन यूनियन का अपना कोई भी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया है। अब हम लोग देखेंगे यूरोपीय संघ का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो है पूरे वर्ल्ड में शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर रहा है। आज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री बेसिस पर देखा जाए तो पूरे विश्व में इसकी ज़बरदस्त पकड़ है, क्योंकि ये अकेला देश नहीं है। दिन प्रतिदिन इसमें नए सदस्य क्या होते जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। और यूरोपियन संघ जो है क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। और ऐसा इन फ्यूचर देखा जा रहा है या कहा जा रहा है कि ये अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। तो क्या क्या ऐसे कारण हैं जो कि ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2005 में ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके सामने आया था। और ये जो है विश्व व्यापार में इसकी भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा हिस्सा इसका विश्व व्यापार में है, बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पर हम लोग 2016 की रिपोर्ट के अनुसार इनका जो ईयरली टर्नओवर देखेंगे वो 17,000 अरब यूरोपियन डॉलर होता है। पर 2019 के अकॉर्डिंग इसका यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, क्योंकि इनका सालाना जो टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, जो कि लगभग अमेरिका के बराबर हो गया है, और जो कि अमेरिकी डोमिनेंस के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो करेंसी है यूरो, ये भी अमेरिका के लिए क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है या ख़तरा बन रही है। इनकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ रही है, इनका जो जीडीपी है यानी कि घरेलू सकल उत्पाद वो भी बढ़ रहा है, जो कि अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर सैनिक ताकत की बात की जाए तो इनकी जो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये भी अमेरिका को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। इनकी जो सैनिक शक्ति है वो अमेरिका की सैनिक शक्ति के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपियन यूनियन की है, अमेरिका के मुकाबले में कम है, पर सेकंड नंबर पे ये है। और वर्ल्ड में अमेरिका के बाद इसका रक्षा बजट सबसे ज़्यादा है। और हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यूरोपियन संघ के 2 कंट्री मेंबर जो हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में ये परमानेंट मेंबर भी हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और जिसमें कि परमानेंट मेंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर यूएसए, चाइना, रशिया और ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं। और जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, परमानेंट मेंबर है, जो कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। और इनको भी इस यूएन के द्वारा इन्हें वीटो पावर भी मिला हुआ है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस न्यूक्लियर पावर कंट्रीज। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं, और एक अनुमान के मुताबिक इनके पास 550 से ज़्यादा क्या है, परमाणु हथियार हैं इन दोनों देशों के पास। तो फिर हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन के पास जो है स्पेस साइंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी इनका क्या है, सेकंड प्लेस है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या सैनिक क्षमता है या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अमेरिका को क्या कर रहा है, चैलेंज दे रहा है। तो कहीं कहीं पर हम यूरोपियन यूनियन की स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कि काफ़ी क्या करता है, इसे मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाती है, पर कहीं ना कहीं इसकी कमी भी नज़र आती है, जिसमें विदेशी संबंध और रक्षा के क्षेत्र से संबंधित मामलों के बारे में हम लोग देखेंगे। इन सब मामलों में कभी कभी ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे अमेरिका के द्वारा जो इराक पर हमला हुआ था उसमें ब्रिटेन जो है अमेरिका के साथ था, और वहीं जर्मनी और फ्रांस जो है अमेरिका के अगेंस्ट हो गए थे। तो कई यूरोपियन कंट्री जो है इनकी करेंसी यूरो को मानने से इनकार करते हैं। सभी यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने अभी तक यूरो को भी नहीं अपनाया है। और जब मास्ट्रिक्ट संधि हुई थी 1992 में, तो उसमें भी यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देशों ने उस पर साइन नहीं किया था। तो ऐसे कई कारणों को हम लोग देखेंगे कि जो है कि जिसके कारण कि यूरोपियन यूनियन जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसके सदस्य देशों के बीच कभी कभी आपस में टेंशन हो जाता है, और इसी कारण से इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बन पाया है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इन कमियों के बाद भी कहा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका की शक्ति को क्या कर सकता है, चैलेंज दे सकता है, और चैलेंज देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी सामने आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है इस टॉपिक के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।